नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जेंडर यानी लिंग एवं उसकी सामाजिक अवधारणा को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान की शुरुआत को समझेंगे तथा यह भी देखेंगे कि किस तरह से मनोविज्ञान प्रगति के सोपान गढ़ता रहा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्कूल ऑफ थॉट यानी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के इर्द गिर्द घूमेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट है क्या। इट इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग स्पेशली वन नॉट फॉलोड बाय द स्पीकर। यदि इसे डिटेल से समझें तो जब कुछ मनोवैज्ञानिकों का चिंतन सदिशीय होता है यानी वो एक ही तरह का चिंतन एवं विचार को मानने वाले होते हैं, तो वहां एक नई विचारधारा का जन्म होता है जिसे हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। अब तक कई तरह के स्कूल ऑफ थॉट मनोविज्ञान में हो चुके हैं। उनमें से प्रमुख है स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिस्ट, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो पहले क्या था कि जो मनोविज्ञान था उसको जीव विज्ञान और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही देखा जाता था, यानी मनोविज्ञान का अध्ययन जीव विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। लेकिन जब पहली बार मनोविज्ञान को इनसे अलग देखा गया, यानी मनोविज्ञान को जीव विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, तब यह बहस छिड़ी कि मानव मस्तिष्क व उसके व्यवहार को कैसे वर्णित किया जाए। और इसके लिए कई तरह की विचारधाराओं का जन्म हुआ जिसे हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। तो जो पहला स्कूल ऑफ थॉट आया वो था स्ट्रक्चरलिज्म और उसकी शुरुआत की विलियम वुंट ने। आपको बता दें, विलियम वुंट पहले ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने मनोवैज्ञानिक लैब यानी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भी बना रखी थी। स्ट्रक्चरलिज्म में होता क्या है कि इसे मानसिक प्रक्रियाओं को उनके बुनियादी घटकों में तोड़कर यानी उसे कई टुकड़े करके समझने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो हमारी मेंटल प्रोसेस होती है उसको कई पार्ट्स करके ये समझने की कोशिश की जाती है कि ये मेंटल प्रोसेस कैसे हो रही है। और इस प्रक्रिया में संरचनावादियों ने मानव मन की आंतरिक प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए आत्मनिरीक्षण जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। अब हम बात करते हैं उन साइकोलॉजिस्ट की जो स्ट्रक्चरलिज्म में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहला नाम आएगा विल्हेम वुंट का और दूसरा नाम आता है एडवर्ड टीचनर का। अब बात करते हैं फंक्शनलिज्म यानी प्रकारवाद की। तो प्रकारवाद जो था वह संरचनावाद के विरोध में आया था, ये यूं कहें उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आया था। तो संरचनावाद में क्या होता है कि हम जो है मेंटल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी मेंटल प्रोसेस के कई छोटे छोटे खंड करके। तो वहीं प्रकारवादी क्या कहता है यानी फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि भाई हमको प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहिए, जो मेंटल प्रोसेस होती है उसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो मेंटल प्रोसेस हो रही है उसकी किसी व्यवहार में कितनी भूमिका होती है या उस भूमिका का उसमें कितना अहम योगदान है। तो प्रकारवाद पर प्रमुख छाप जो पड़ी थी वह पड़ी थी विलियम जेम्स की। जैसे कि संरचनावाद में प्रमुख छाप थी विलियम वुंट की, उसी तरह फंक्शनलिज्म में प्रमुख छाप थी विलियम जेम्स की। हालांकि इसमें दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की तरह कोई भी सेंट्रल साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिसके इर्द गिर्द अन्य साइकोलॉजिस्ट अपनी राय रख सके। फिर भी यदि फंक्शनलिज्म में हम कुछ साइकोलॉजिस्ट की बात करें जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें है जॉन डीवी, जेम्स रोलैंड एंजल एंड हार्वे कर। वहीं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मानना यह है कि चूंकि हम चीजों को एकीकृत रूप में अनुभव करते हैं, इसलिए हमें अपने विचारों और व्यवहारों को छोटे छोटे खंड में तोड़कर अध्ययन करने के बजाय पूरे अनुभव को समग्रता के साथ देखना चाहिए। तो जो बात हमारा फंक्शनलिज्म कहता है कुछ उसी तरह की बात गेस्टाल्ट भी कहता है। और जिस तरह फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रकाश में आया था, उसी तरह हमारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान भी स्ट्रक्चरलिज्म के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रकाश में आया। क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि हमें मेंटल प्रोसेस के आणविक संरचना को दृष्टिकोण में रखते हुए अध्ययन करना चाहिए। तो गेस्टाल्ट क्या कहता है कि हमें चीजों को समग्रता के साथ देखना चाहिए बजाय इसके कि हम उसके पार्ट्स करके समझें। गेस्टाल्ट की जो शुरुआत हुई थी वह संरचनावाद के आणविक दृष्टिकोण के जवाब में 19वीं सदी के अंत में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में हुई थी। गेस्टाल्ट विचारकों के अनुसार किसी चीज की संपूर्णता उस चीज के हिस्सों के योग से कहीं ज्यादा होती है। इस चीज को समझने के लिए हम डिटेल से अगले वीडियो में समझेंगे। और वहीं यदि बात की जाए ऐसे साइकोलॉजिस्ट की जिन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया,
उनमें से थे मैक्स वर्दिमीर, कार्ल कोफा और वोल्फगैंग कोहलर। 1950 के दशक के दौरान व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म प्रमुख स्कूल ऑफ थॉट के रूप में उभरा। व्यवहारवाद कहता है कि व्यक्ति के सभी व्यवहारों को आंतरिक कारणों के बजाय पर्यावरणीय कारणों के द्वारा समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है। इस स्कूल ऑफ थॉट के विचार आज भी व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो जो हमारा व्यवहारवाद कहता है कि भाई हमको आंतरिक इंटरनल रीजन्स पे नहीं फोकस करना है, हमें एक्सटर्नल रीजन्स पे जाना है। किसी का व्यवहार कैसा है यह समझने के लिए इंटरनल रीजन्स पे नहीं जाना है, हमें जाना है एक्सटर्नल रीजन्स में। तो ये था व्यवहारवाद का बेसिक फंडा। अब बात करते हैं ऐसे साइकोलॉजिस्ट की जिन्होंने व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म में अपना योगदान दिया। उनमें से प्रमुख नाम आता है जॉन वाटसन का, इवान पाव्लो का, वी.एफ. स्किनर का। जॉन वाटसन ने तो एक बार यहाँ तक ये भी कह दिया था कि आप मुझे बच्चा दीजिए और उसे मैं अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आप जो बोले बना सकता हूँ। यानी वो इंटरनल फैक्टर, इंटरनल रीजन्स पे नहीं जाते थे, वो एक्सटर्नल रीजन्स पे बात करते थे। और हमारा बिहेवियरिज्म भी इंटरनल रीजन्स पे बात नहीं करता, एक्सटर्नल रीजन्स पे बात करता है। यानी आंतरिक कारणों पर जोर नहीं देता, बाह्य कारणों यानी पर्यावरणीय कारणों पर जोर देता है। अब बात करते हैं एक अन्य स्कूल ऑफ थॉट यानी अन्य विचारधारा की, जिसे हम मनोविश्लेषण विज्ञान या साइको एनालिसिस कहते हैं। साइको एनालिसिस की शुरुआत सिगमंड फ्रायड ने की थी। इस विचारधारा ने व्यवहार पर अचेतन मन के प्रभाव पर जोर दिया। फ्रायड का मानना था कि मानव मन 3 तत्वों से बना है, ईद, ईगो और सुपर ईगो। और इन तीनों तत्वों के बारे में हम चर्चा आगे की वीडियो में डिटेल से करने वाले हैं। फ्रायड का मानना यह भी था कि इन 3 तत्वों की पारस्परिक क्रिया से सभी जटिल मानवीय व्यवहारों को जन्म देती है। मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है, वो इन तीनों के संयोग से ही मिलकर बनता है, ईद, ईगो और सुपर ईगो के। मनोविश्लेषण स्कूल ऑफ थॉट में यदि हम देख लें कि कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहे जिनका प्रमुख योगदान रहा, तो उनमें आप कार्ल जंग, एरिक एरिक्सन का योगदान और साथ ही सिगमंड फ्रायड की बेटी अन्ना फ्रायड का योगदान भी महत्वपूर्ण रूप से पाएंगे। साइको एनालिसिस के बाद एक अन्य स्कूल ऑफ थॉट का प्रादुर्भाव हुआ था, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यानी मानवतावादी मनोविज्ञान का। तो हुआ क्या कि साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जन्म हुआ या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी प्रकाश में आया। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है या उसका मानना क्या है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा और आत्म प्राप्ति जैसे महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति पर केंद्रित हुआ जा सकता है, जिसे हम आगे के वीडियो में डिटेल से भी समझने का प्रयास करेंगे। वहीं यदि इसके प्रमुख साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए तो कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो, गार्डनर मर्फी तथा हैंस आइजेंक प्रमुख रूप से मानवतावादी विचारक में से गिने जाते हैं। किसी भी टीटी एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं हो सकता जिसमें जीन पियाजे से प्रश्न ना बने। जीन पियाजे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी से संबंधित हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी वह स्कूल ऑफ थॉट है जो व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, किस तरह से याद करते हैं या कोई अनुभव उन्हें कैसे होता है। इस विचारधारा के सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और वहीं यदि साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए तो जीन पियाजे हो गए, ब्रूनर हो गए या अपने वाइगोत्स्की साहब हो गए, ये जो होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के रूप में प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। तो ये थी हमारी अब तक की वीडियो जिसमें हमने कवर किया स्कूल ऑफ थॉट को। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।